हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई चल रही है बच्चों। चलिए अच्छी बात है, करते रहिए पढ़ाई। अब बेटा हेलो एल्केन हेलो एरीन का बोर्ड लेवल पे तो लास्ट वीडियो में यानी वीडियो नंबर 13 तक ओवर हो गया था करीब करीब। एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं मेरे ख्याल से, वो मैं इसे एंट्रेंस वीडियो में कवर कर दूंगा। यानी ये एंट्रेंस वीडियो आ रही है पहली, एल्काइल हैलाइड हेराइल हैलाइड पे बेस्ड। क्योंकि चैप्टर मैंने आपको बताया था जैसा कि जैसे ही चैप्टर ओवर होगा उस चैप्टर की एंट्रेंस वीडियो आएगी और उन वीडियोस के नाम होंगे ऐसे करके समझिए 14। जैसे ऑर्गेनिक का नंबर होना था 14, लेकिन 14E का मतलब है कि दिस इज एंट्रेंस वीडियो। फिर मान लीजिए 14E1 में गई है, E2 में गई या ई में ही चल लीजिए। 15E हुई, वो भी एंट्रेंस वीडियो। 16E में ख़त्म होता है तो वो भी एंट्रेंस वीडियो। फिर मान लो 17 से चैप्टर शुरू हो जाता है एल्कोहल फिनॉल, तो फिर उस ऑर्गेनिक की वीडियो का नंबर होगा 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, ऐसे चलता रहेगा। फिर जब उसका एंट्रेंस आएगा, मान लो 21 नंबर पे फिर एंट्रेंस आता है एल्कोहल फिनॉल का, तो उस वीडियो का नंबर हुआ 22E या 21 पे हो शुरू है तो 21E। तो ई एंट्रेंस वीडियो उन्हीं बच्चों को पढ़नी है जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। ई नंबर वीडियोस खाली वही पढ़ें दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, IIT, JEE एक्सेट्रा। बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स ई नंबर वीडियोस को ना पढ़ें। 14E डू नॉट मेंट फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग ओनली फॉर 12th क्लास। तो अब इसमें मैं क्वेश्चन लिखता रहूँगा एंट्रेंस के जो आए हुए हैं और अपने थोड़े बहुत, फिर उनका सॉल्यूशन बताता रहूँगा आपको। तो क्वेश्चन के बाद उसको खुद ट्राई करिएगा, फिर आगे चलिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये कंपाउंड लिख रहा हूं मैं बच्चों X। इसका अब हमने मोनोक्लोरिनेशन करा। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड। तो देखिए होता क्या है कि एंट्रेंस की जो क्वेश्चंस होते हैं दोज आर मेनली बेस्ड ऑन स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल, EZ, RS, इन सब कन्फ्यूगरेशंस पर बेस्ड होते हैं अक्सर। बोर्ड लेवल पे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता कि भाई ज्योमेट्रिकल बन रहे हैं कि EZ है कि RS है कि चायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं है, एनेंशोमर, इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते और एंट्रेंस वाले उन्हीं पे ध्यान देते हैं। और मैंने आपको पहली वीडियोस में एनेंशोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स ये सब बता दिया था। EZ RS सब मैं धीरे धीरे बता दूंगा। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए आंसर है इस क्वेश्चन का 6। जबकि अगर बोर्ड लेवल पे मैं इसको पढ़ाता हूं तो आंसर मैं बताता हूं 4। तो कौन सा सही है? बोर्ड लेवल पे तो बच्चों 4 ही सही है, क्योंकि बोर्ड में मैंने आपको बताया ना चायरल, सेंटर, वेंटर, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फाइनल इसका बिल्कुल सही आंसर जिस पे कोई कुछ नहीं कह सकता वो 6 है। तो देखते हैं 6 कैसे आया।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना कि वो 6 कैसे आया। देखिए 1 प्रोडक्ट तो ये बन गया 1, ये टोटल 2 हैं, 1 और ये 2, ये 2 नंबर ये नहीं डाला मैंने कि ये सेकंड बना है, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। कारण देखिए ध्यान से, ये चाइरल कार्बन है ये वाला, तो जब भी चाइरल कार्बन होगा तो उस एक के 2 बनेंगे, एक ये और एक इसका इनेंशोमर, समझिएगा। यानी टोटल प्रोडक्ट्स अब तक 3 हो गए हैं, 3, 1 और 2 ये, एक ये और एक इसका इनेंशोमर। यानी एक बार H को नीचे और Cl को ऊपर लिख दूंगा ना, तो टोटल प्रोडक्ट्स 2 माने जाएंगे ये, क्योंकि चाइरल कार्बन आ गया इसमें। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो टोटल कंपाउंड्स अब तक कितने बन गए हैं, 3, बोर्ड पर दिख रहे हैं 2। तीसरा कंपाउंड देखिए, ये हो गया एक और, टोटल कितने हो गए, 1 + 1 + 2, 4 कंपाउंड्स हो गए। एक बार अब Cl यहाँ लगेगा, और जैसे ही Cl यहाँ लगेगा समझिएगा आप लोग, फिर से ये चाइरल हो गया, ये चाइरल सेंटर आ गया बच्चों, 2 ये हो गए। तो आप चेक कर लीजिए टोटल प्रोडक्ट्स कितने बने हैं, 2 और 2 ये रहे 4 और एक ये 5 और एक वो 6, क्योंकि ये देखिए ये वाला कार्बन चाइरल है। एक साइड इसमें ये वाला ग्रुप है, आप समझिएगा पूरा माना जाएगा ये, एक साइड ये H माना जाएगा, एक साइड ये CH3 माना जाएगा और एक साइड ये। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, 6। अब मैं आपका सेकंड क्वेश्चन उतारूंगा, क्योंकि एंट्रेंस वीडियो में ऐसे ही चलेगा बेटा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इसको मिटाने के बाद फिर उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसको मैं मिटाऊंगा सारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, तब जाके करीबन 20, 25, 30, जितने भी 50, 100। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया बोर्ड पर, इसको उतारिए। क्वेश्चन है व्हेन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये रहा मेरा भैया, ये 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब इसमें सोडियम ईथर डाला है, यानी इंटरनल वुड्स रिएक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनल वुड्स रिएक्शन में बस यहाँ से Br, यहाँ से Cl लेके ऐसे पच कर देना, क्या बना, इंटरनल वुड्स रिएक्शन। दिस इज योर आंसर। तो बोलो बच्चों आ गया नहीं आ गया, बहुत आसान है, इंटरनल वुड्स रिएक्शन। इंटरनल वुड्स रिएक्शन मान लीजिए ऐसे भी हो सकती है, कभी कभी मान लो आ जाए कि CH2Br, CH2, CH2, CH2Br, मान लीजिए इसमें सोडियम ईथर डाले वो,
क्या आंसर आएगा? तो साइक्लोब्यूटेन आ गया, नहीं आ गया, समझ लो ये। साइक्लोब्यूटेन, अब इसका नाम भी लिख के देख लेते हैं, एक बार को सीख लेते हैं, चलिए कभी आ ही जाए। देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और इस जो बीच में सेंटर लाइन है इसके इस साइड एक कार्बन है, इस साइड एक कार्बन है, और बीच की सेंटर लाइन में कोई कार्बन नहीं है। तो देखिए इसको लिखते हैं ऐसे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, इस साइड 1 कार्बन, दूसरी साइड भी 1 कार्बन, बीच में 0 कार्बन। अगर बीच में भी एक कार्बन या 2 कार्बन होते तो 2 कार्बन लिखते, 1 कॉमा 1 कॉमा 2, 1 कार्बन 11, 1 कार्बन 11, बीच वाली लाइन में 0 कार्बन है, ब्यूटेन। इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन, नहीं ब्यूटेन। चेक करिएगा, बाईसाइक्लो 1 कॉमा 1 कॉमा 0 ब्यूटेन, ये सिंगल साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन। ये बाईसाइक्लो मतलब 2 साइकिल हैं। मान लो ऐसा होता, समझना आपकी बार एक और, देखिए यहाँ पे मान लो मैं एक और बना दे रहा हूँ, कितने बना दिए चेक करिए, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। इस साइड कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉमा 1 कॉमा 0 हेक्सेन। अब की बार टोटल कार्बन कितने हैं चेक करिएगा, 1 2 3 4 5 6, बाईसाइक्लो 3 कॉमा 1 कॉमा 0 हेक्सेन। बोलिए आया बाईसाइक्लो वालों के नाम लिखने। मान लो इधर भी 2 बना देता हूं मैं, वन 2 3 4 5 6 7, 3 कॉमा 2 कॉमा 0 हेप्टेन, हेप। बोलिए आ गया बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखने मेरे बच्चों। और अगर बीच में भी एक कार्बन होता तो उस हिसाब से कर देते उसको। चलिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चन उतारे हैं अब की बार मैंने, छोटे छोटे हैं ये, इन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए पहले मैं आपको 4th करके दिखा रहा हूँ, फिर 5th करूँगा, फिर 3rd। तो देखिए 4th में देखिए क्लोरीनेशन हो रहा है, CCl3 में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स में कैसा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थोपैरा। और जब मैं ऑर्थोपैरा मेटा पढ़ा रहा था तो मैंने 2 एक्सेप्शन पढ़ाए होंगे, एक सिनेमिक एसिड जिसमें कि डबल बॉन्ड आते हुए भी वो ऑर्थोपैरा है, और इसमें सारे सिंगल आते हुए भी ये कैसा है, मेटा। तो ये याद रखना है, हर चीज़ की रीजनिंग में जाने घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल एक्सेप्शन में याद रख सकते हैं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ याद रखना है कि ये वाला कंपाउंड मेटा डायरेक्टिंग है, जबकि कंडीशन बता रही है कि ऑर्थोपैरा। तो 2 ही कंपाउंड्स के बारे में ध्यान रखना है आपको, CCl3 और यहाँ पे आ गया Cl। थोड़ा और साफ लिख देता हूँ, चलिए CCl3। 4th क्वेश्चन को याद रख लेंगे,
सही है। अब एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ये वाला OH माइनस एक बार यहाँ अटैक करेगा, एक ही बार करेगा और क्या करेगा। फिर यहाँ से Cl निकलेगा, जानते हैं आप, OH माइनस इस H प्लस आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा इस वाले के साथ, वाटर निकल गया, बॉन्ड अंदर एंटर कर जाएगा, KCl यहाँ से निकल गया, तो क्या प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बना हमारा ये। अब फिर मैंने आपको कहा हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से सोचा करिए। स्टीरियो का मतलब ऑल ज्योमेट्रिकल प्लस ऑल ऑप्टिकल आर कॉल्ड एज स्टीरियो। अब इसमें डबल बॉन्ड है, कहीं ऑप्टिकल तो हमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल होगा। तो 3 कैटेगरी हो गई, वैसे 4 हो गई, एक तो ऑप्टिकल, फिर उनके R&S, ज्योमेट्रिकल और E&Z। फिलहाल ज्योमेट्रिकल और E&Z पे कंसंट्रेट करते हैं, R&S पे बाद में करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए सिस ट्रांस बन रहे हैं, जिन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड है उनमें आपके ग्रुप मैच हो रहे हैं। अगर मैच नहीं होते हैं तो E&Z होगा, वो सिखाऊंगा अभी। फिलहाल तो मैच हो रहे हैं, देखिए ये बन गया सिस, देखिए बच्चों बोर्ड से तो नीचे नहीं जा रहा, और ये हो गया ट्रांस। तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत खास ध्यान रखना है। ज्योमेट्रिकल में 3 कैटेगरीज, सिस ट्रांस E&Z। ऑप्टिकल में फिलहाल इनेंशोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स और मीजोमेरिक, बाद की बात बाद में। चलिए अब ये वाला कंपाउंड देखते हैं। 3 मिथाइल पेंटटूइन, 1 2 3 4 5, 2 पर इन आ गया, 3 पर मिथाइल चेक करिए, अब HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में जोड़ रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल एडिशन है। क्या प्रोडक्ट बना देखिए, चेक करिए पहले। फिलहाल ये तो हमारी रिएक्शन हो गई, जो कि बहुत आसान है, बोर्ड लेवल तो ये हो गया। अब वो पूछ रहा है फिर से हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, इसका मतलब स्टीरियो जनरेटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से तो एक ही आंसर होगा। बोर्ड का मैंने आपको पहले कहा है, जिन लोगों को एंट्रेंस की तैयारी नहीं करनी है वो ई नंबर वीडियोस को ना पढ़ें, यानी 14E 15E, मान लो 16E लिखा है तो वो ना पढ़ें। जिनमें ई नहीं लिखा वो वीडियो हैं ऑर्गेनिक के 12th लेके लोग बच्चों के लिए। तो 12th वाले बच्चे जैसे वीडियो नंबर फर्स्ट पढ़ें, सेकंड पढ़ें, 13th तक पढ़ें, 13th तक कहीं ई नहीं लिखा। 14th में ई है तो इसे ना पढ़ें, 15 में मैं भी ई आएगा उसे भी ना पढ़ें, 16 में शायद ना आए तो 16 पढ़ें, 17। बोलो आ गया क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए अब देखिए इसमें कितने चाइरल कार्बन है, एक कार्बन ये रहा चाइरल, ये देखिए क्लियरली शो कर रहा हूं मैं, दिस इज अ चाइरल कार्बन, दिस इज वन मोर चाइरल कार्बन,
और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो फिर अलग हिसाब होता है, उसमें मीजोमेरिक फॉर्म भी आ जाती है। तो अगर आपके पास जितने चाइरल कार्बन हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो 2⁻n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल, क्योंकि एक तो इसके हिसाब से बन जाएगा इनएंशोमर, भाई एक बार H इधर Br इधर, एक बार Br ऊपर H नीचे, दो तो ये हो गए। फिर ऐसे यहाँ एक बार H ऊपर ये नीचे और एक बार ये ऊपर वो नीचे, तो आ गया बच्चों, समझ नहीं आ पाया? 2 चाइरल सेंटर हैं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 4, 2⁻²। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर उसको एनालाइज करेंगे, वो जब आएगा जब देखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, अगर एक कंपाउंड में 2 चाइरल कार्बन एटम हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁻², वेयर n इज द नंबर ऑफ चाइरल कार्बन एटम्स। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। और प्रोडक्ट वो एक ही बात है, क्योंकि वही तो प्रोडक्ट्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4। चलिए फिर फर्दर क्वेश्चन लिखता हूं। 3 क्वेश्चन और आ गए हैं, इन्हें करते हैं। तो भैया समझ गए अब। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन कर लें, आसान सा, ये सिंपल। उलेमान्स रिएक्शन पढ़ाई होगी मैंने आपको थ्योरी में। 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, फिटिक रिएक्शन का सब्स्टिट्यूट है। आंसर इज वेरी सिंपल, +CuI2। अब 6th देख रहे हैं, चेक करिए। 6th को इन्होंने ऐसे घुमाओ फिराओ करके लिखा हुआ है, सही से लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। पहला रिएजेंट लिखा है अल्कोहलिक KOH, जो कि सही नहीं है। आंसर इज दिस। रीजन, फर्स्ट स्टेप पे CH2 अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? और अब मैंने आपको बताया था कि फर्दर अल्कोहलिक KOH काम नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालना पड़ेगा एलिमिनेशन के लिए, दैट इज NaNH2। तो यानी आंसर इज, ये सब डिस्कस हो चुका है वीडियोस में 12th की। तो अल्कोहलिक KOH यहाँ आके रोक देगा रिएक्शन को, फर्दर नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें इस बार क्या डालना होगा? NaNH2। NaNH2 फर्दर इसमें रिएक्शन करेगा Na प्लस NH2 माइनस। अब NH2 माइनस यहाँ पे ऐसे एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या बना बताएं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस अमोनिया प्लस NaBr। लिख लीजिएगा NaBr अपने आप। तो बताइए समझ आ गया कि नहीं आया? प्रोडक्ट एल्काइन बनाना था, अल्कोहलिक KOH काम नहीं करेगा। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और रह गया, इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन लिखूंगा। चेक करिए। ओहो, वो क्वेश्चन मिट गया।
चलिए, मिट गया तो कोई बात नहीं, हमें भी याद है और आपने भी लिख ही लिया। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ये रिएक्शन बेस्ड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्कोहल्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R-OH, देखिए ग्रिग्नार्ड का R और ये वाला H कंबाइन हो जाएगा ऐसे, क्या प्रोडक्ट बना, RH प्लस R-OMgBr। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन इज वन ऑफ द आंसर। तो अल्टरनेटिव में अगर बेंजीन हो तो वो आंसर टिक कर दीजिएगा, और अदरवाइज ये वाला हो CH3C CH3CH3OMgBr, दोनों हो तो वो वाला अल्टरनेटिव टिक कर दीजिएगा। यानी सेकंड प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH3 CH3OMgBr प्लस बेंजीन। तो चलिए अब नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ तक समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th IIT एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाय द डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो, देखिए 3 ब्रोमो 3 साइक्लो पेंटाइल हेक्सेन। देखिए बोर्ड से बाहर तो नहीं गया। तो 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, ये स्ट्रक्चर है, इसका हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। तो वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड, इंटीजर टाइप है 1 to 9। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे आपको E and Z कन्फिगुरेशन पढ़ाना होगा। तो E and Z कन्फिगुरेशन पहले समझते हैं, फिर हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, यानी जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा एल्कीन, तो उस केस में ये तो बहुत अच्छी कंडीशन हो गई कि भाई इस टाइप से सिस होता है। डायगोनल पे हो गए तो ट्रांस हो गया, और अगर एक ग्रुप भी सेम हो गया ना, मान लीजिए एक ग्रुप भी सेम हो जाए, तो भी फिर ये सिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही सेम होने चाहिए। हाँ, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अब एक से भी काम चल सकता है कि एक, ये दोनों एक साइड हो गए सिस, और अगर इसको ए को नीचे और ई को ऊपर रख दूं तो कौन से हो जाएंगे, ट्रांस। तो सिस ट्रांस सिस, और इसका भी दूसरा बन जाएगा ट्रांस।
तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया प्रॉपर। अब एक होता है बच्चों ई एंड जेड कन्फ्यूगरेशन। नेक्स्ट होता है एल्कीन्स में एक और आइसोमेरिज्म, वो भी एंट्रेंस लेवल पे तो वो भी कंसीडर करना है, बोर्ड लेवल पे तो सिस ट्रांस से भी काम चल जाएगा, दोबारा ध्यान से समझिएगा। लेकिन एंट्रेंस में तो सिस ट्रांस हो ई जेड हो, सारे आइसोमेरिज्म को कंसीडर करते हुए ही आपको आंसर देना है। तो पहले मैं आपको ई एंड जेड बता देता हूं क्या होता है, तभी समझ आ पाएगा। तो बच्चों ई एंड जेड कन्फ्यूगरेशन ऐसे केस में होगा, देखिए ए बी सी डी चारों फंक्शनल ग्रुप अलग है। ए बी सी डी बोलिए आ गया। अब इस ए बी सी डी में ई है या जेड है, ये तो बात पक्की है कि ई एंड जेड होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बहुत आराम से दे सकता हूं, ई एंड जेड होगा ही होगा अगर चारों फंक्शनल ग्रुप अलग लगे हुए हैं तो। और अगर एक भी सेम आ जाएगा, मान लो जैसे यहाँ बी है यहाँ बी, तो फिर नहीं होगा। सारे चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप अलग हों तो ई एंड जेड तो पक्का हो गया, तो बनाना तो बहुत आसान है आंसर। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ई है कौन सा जेड है, वो चेक करते हैं। देखिए आपको इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को जो एक कार्बन पे लगे हुए हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देनी है। मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, यानी ए और डी एलिमेंट्स में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको 1 प्रीफरेंस दीजिए और जिसका कम है उसको 2 प्रीफरेंस दीजिए। सिमिलरली इन दिस केस ये प्रीफरेंसेस फिर से दे दी। मान लीजिए बी का एटॉमिक नंबर यानी ए का एटॉमिक नंबर डी से ज़्यादा है और बी का एटॉमिक नंबर सी से ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर पे प्रीफरेंस देनी है, तो इस कन्फ्यूगरेशन को हम बोलेंगे Z। और अगर ऐसा हो जाता है, समझिए ए डी सी बी 1 प्रीफरेंस 2 प्रीफरेंस 1 2, तो इसको बोलेंगे ई कन्फ्यूगरेशन। चेक करिएगा। अब एक और समस्या आती है थोड़ी सी, उसको भी समझ लेते हैं। फिलहाल ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। मान लीजिए कि कोई ग्रुप लगा हुआ है, पहला एलिमेंट कार्बन है, इसमें भी पहला एलिमेंट कार्बन है, तो सेकंड एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। यानी रूल्स लिखवा देता हूं, रूल्स ऑफ प्रायोरिटीज, ये उतार लिया, उतार लीजिए। रूल्स ऑफ असाइनिंग द प्रायोरिटीज, रूल्स ऑफ assigning the priorities। रूल्स ऑफ असाइनिंग द प्रायोरिटीज में फर्स्ट रूल आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सेकंड हुआ इफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, then compare the
एटॉमिक नंबर ऑफ सेकेंड एलिमेंट। अगर वो भी सेम है तो थर्ड पे जाइएगा, फिलहाल उतना आगे आप समझ ही गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट देखिए, मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स। फिलहाल सेकंड केस का एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि इस साइड CH3 लगा हुआ है और इस साइड आपका CH2 CH3 लगा हुआ है। तो देखिए पहला एलिमेंट दोनों में कार्बन है, लेकिन दूसरे में, नीचे वाले में दूसरा एलिमेंट कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन है, तो किसको प्रीफरेंस देंगे? 1 2। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया सेकंड केस का। फर्स्ट केस का एग्जांपल मान लीजिए कार्बन पे एक साइड Cl लगा हुआ है, एक साइड Br लगा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर इसको देंगे। चेक करिएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट का एग्जांपल हो गया, सेकंड का हो गया। मल्टीपल बॉन्ड इज प्रीफर्ड ओवर, मल्टीपल बॉन्ड इज प्रीफर्ड ओवर सिंगल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए, ये वाला स्पेस बना रहा हूं मैं मिटा करके, चेक करिए। तो थर्ड केस का एग्जाम्पल देख रहे हैं। मान लीजिए एक तरफ ये वाला ग्रुप है और एक साइड ये वाला ग्रुप है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला एलिमेंट भी दोनों तरफ पहला एलिमेंट भी सेम है, दूसरा एलिमेंट भी सेम है, तो फिर प्रीफरेंस देंगे हम इसको और 2 नंबर पे इसको। चेक करिएगा। इसके बाद फोर्थ रूल देख रहे हैं। These are the rules for E and Z configuration। तो फोर्थ रूल में है आपका, इफ आइसोटोप्स आर कनेक्टेड। इससे ये भी पता चल रहा है कि आइसोटोप्स को हम अलग अलग एलिमेंट्स लेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लेंगे। इफ आइसोटोप्स आर कनेक्टेड देन प्रीफरेंस is given, preference is given as per atomic mass, preference is given as per atomic mass। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। मान लीजिए एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, तो प्रीफरेंस इज गिवन टू डी। बोलिए, चारों रूल समझ आ गए आप लोगों को? तो ये उतार लीजिएगा। ई एंड जेड कन्फ्यूग्रेशन के लिए देखिए, इस क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान था, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स बताने थे, ना ये बताना था कि कौन सा ई है कौन सा जेड है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में वो पूछ ले कि भाई जो बने हैं उनमें से कितने ई हैं कितने जेड हैं, या क्वेश्चन ही आ जाए ई और जेड में पूछ ले, तब अंतर आता, तब ये सारी थ्योरी चाहिएगी। अदरवाइज तो जैसी एल्कीन बनेगी, और अगर उसके केस में चारों ग्रुप अलग लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप, 4 फंक्शनल ग्रुप, तो एक कार्बन पे 2 और एक कार्बन पे 2, अगर उनमें 2 सेम है 2 अलग है, मतलब तो सिस ट्रांस देख सकते हैं।
अगर सिस ट्रांस नहीं बन रहा, चारों अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो पक्का ई एंड जेड होगा और बस बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि कोई आइसोमर आपको दे दे और वो कहे कि ये ई वाला है या जेड वाला है, तो उसको पता लगाने की थ्योरी बताई है मैंने आपको। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि करना तो हमें यही है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। चलिए, अब इसमें क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक बार यहाँ का H निकलेगा और Br के साथ निकल जाएगा, तो यानी पहली एल्कीन कौन सी बनी, चेक करिए। तो ये एल्कीन बन गई बच्चों। अब इसके अंदर देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए, इस वाले ग्रुप को मैंने ऐसे लिख लिया, देख रहे हैं आप, और इस वाले H को ऐसे लिख लिया। कहने का मतलब ये है, अलग ग्रुप, दोनों अलग, मतलब एक ई एंड जेड तो ये हो गया, यानी दो आंसर तो ये आ गया हमारा, 2 एल्कीन्स तो ये आ गई। अब की बार हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इस साइड से कर रहे हैं, तो जब इस साइड से कर रहे हैं तो CH2 CH3 तो यहाँ रहेगा, फिर आया हमारा यहाँ पे ये कार्बन आ गया, ये भी रहेगा। अब की बार डबल बॉन्ड इधर आया, एक साइड H आ गया, एक साइड आ गया CH2 CH3, चेक करिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, ऐसे समझिएगा, चेक करिए। ओहो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे C नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, तो बच्चों ये एक एल्कीन मिल गई। अब इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है, तो ये दो ये हो गए सिस एंड ट्रांस। अब की बार ई एंड जेड नहीं कहेंगे, टोटल 2, टोटल 2 और 2 कितनी एल्कीन्स हो गई, 4। कहने का मतलब है ये यहाँ पे चारों अलग होने चाहिए, ABCD, तब ई एंड जेड होगा। ये वाला ग्रुप इधर है, ये वाला ग्रुप इधर है, सेम है, तो ये डायगोनल पे हैं तो ट्रांस हो गए, और अगर ये दोनों सेम साइड हो जाते तो सिस हो जाते। अब एक वहां से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, चेक करिए। CH2 CH3, अब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं दोनों, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। इस पे आप देखिए, अब ये ग्रुप लगा हुआ है और इस वाले पे दोनों अलग हैं, लेकिन इस वाले पे कुछ नहीं अलग आ रहा, एक ही ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ ये अलग, लेकिन यहाँ पे तो दो ग्रुप है नहीं, एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक हो गया, ना सिस है, ना ट्रांस है, ना ई है, ना जेड है। तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स ऑफ दिस
कंपाउंड आर प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट साइड आर 5, यानी उस कंपाउंड के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से टोटल नंबर ऑफ जो एल्कीन्स बनेंगे वो आंसर होगा 5। वेरी गुड क्वेश्चन। EZ भी आ गया, सिस ट्रांस भी आ गया, और एक ऐसी एल्कीन आ गई जिस केस में कि आपका कोई भी ना E है, ना Z है, ना सिस है, ना ट्रांस है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया 14th ई वीडियो का, मीन्स एंट्रेंस वीडियो का 14th ई का 10th क्वेश्चन। काफ़ी आसान नज़र आ रहा है। पहला स्टेप है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ से Br और यहाँ से H। भाई एक बार तो OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाले H को ले जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा K के साथ Br, यानी एक एल्कीन तो ये आ गई, न सिस है, ना ट्रांस है, ना E है, ना Z है, वो छोड़िए अभी फ़िलहाल। एक बार यहाँ से OH आयन लेगा, वो H आयन लेगा OH, और बॉन्ड अंदर आ जाएगा, और ये यानी कहने का मतलब है दूसरा प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, यानी एक बार OH माइनस जो है, पहला केस करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ये आया, ये अंदर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और ये KBr के साथ बाहर निकल गया। फिलहाल 2x मिले, कौन सा मेजर है आप बताएं बच्चों? नीचे वाला मेजर है एज पर सेटजेफ रूल, मोर एल्काइलेटेड अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट इज द मेजर एंड स्टेबल प्रोडक्ट। अब HBr जुड़ेगा, मार्कोनिकोव एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल है, तो पहले H आयन जुड़ेगा। चेक करते हैं कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म होगा इसका। एक बार ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और एक बार इस साइड शिफ्ट होगा, तो यानी दो जब हम इसमें H प्लस आयन जोड़ेंगे तो देखिए CH प्लस CH2CH3, एक इलेक्ट्रोफाइल वो कार्बोकैटायन बना, और दूसरे केस में कौन सा बना, चेक करिए सब बच्चे। यानी जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बना। अब कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है? ये देखिए, ये 2 डिग्री का है, वो भी 2 डिग्री का है। इसके अंदर स्टेबिलिटी के लिए 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ये हैं और 2 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ये हैं, यानी वी हैव टोटल 5 का हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ऑन द दिस साइड स्ट्रक्चर। अब इस साइड वाले को देखते हैं। 5 तो रेजोनेटिंग आ गए और 2 हाइपर कंजुगेटेड आ गए। अब जहाँ रेजोनेंस आ गया, मैंने आपको बताया था, वो उसी को प्रीफरेंस दी जाती है, फिर हाइपर कंजुगेशन का कोई रोल नहीं बचता। इट मीन्स दिस इज योर मेजर और स्टेबल कार्बोकैटायन, सो ब्रोमाइड आयन विल एक्ट ऑन दिस, एंड द फाइनल आंसर इज, यही दोनों एरोज को जोड़ रहा हूं, बेंजीन CHBr CH2 चेक करिएगा सब बच्चे।
ये HBr आया, यहाँ Br आया, तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एंट्रेंस का 11th। नेम रिएक्शन है कोरेहाउस सिंथेसिस। बोर्ड लेवल पे नहीं पूछी जाती है, एंट्रेंस में अक्सर तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ज़रूर पूछी जा सकती है। देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। रिएक्शन है RBr प्लस R-Br। अगर मैं इसमें लिथियम ऑब्लिक कॉपर से रिएक्शन कराऊं तो मेरा आंसर आएगा RR-। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसकी वुड्स रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास 3 एल्केन्स आएंगे। पहला एल्केन RR, दूसरा R-R-, तीसरा RR-। लेकिन कोरेहाउस में खाली क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा RR-। समझिएगा बातों को। यानी अगर इसकी वुड्स रिएक्शन कराई जाती है तो 3 आंसर्स आएंगे RR, R-R- और RR-। अब क्या होता है, कई बार इंटरमीडिएट की तरह दे देते हैं। मान लीजिए कि मैं पहले इसका मैकेनिज्म बताऊं, जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे घुमा के दे देते हैं क्वेश्चन। वो कहते हैं लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। मैंने पहले वाले से करा लिया, आप दूसरे वाले से भी करा सकते हैं। तो लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट व्हेन रिएक्टेड विद R-Br, द आंसर इज, कभी स्टार्टिंग यहां से ना करके यहां से कर सकता है, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। तो ये ऐसे ना दे के क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकता है, ऐसे जो भी एल्काइल दे, मिथाइल दे, जो भी दे, और एक और R-Br दे देगा। आंसर आपको फिर से वही लिखना है, RR-। तो कोरेहाउस सिंथेसिस समझ गए। चलिए बच्चों 12वां क्वेश्चन करते हैं। आराम से उतार लो, समझ लो। एक एल्काइल हैलाइड है X, फॉर्मूला गिवन है C6H13Cl। पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, यानी एक्चुअली में पोटेशियम एल्कोक्साइड हो गया, एक तरीके से रिएजेंट हो गया पोटेशियम एल्कोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम इथॉक्साइड सुना होगा आपने, सोडियम इथॉक्साइड। तो एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने 12th वाले उसमें कि एल्कोहलिक एक्वस के एल्कोहलिक KOH हो तो एक तरीके से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होता है। अब ये है हमारा एक तरीके से लार्ज न्यूक्लियोफाइल है, यानी C2H5O- ही अपने आप में बहुत लार्ज हो जाता है। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तो और बहुत बड़ा बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन ना करके एलिमिनेशन करेगा, ये बात पक्की है। और वैसे भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ स्ट्रक्चर को देख के कि स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग है और वो 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री में तो वैसे ही एलिमिनेशन होगा। 1 डिग्री में एक बार को हो सकता था सब्स्टिट्यूशन हो, तो ये 3 डिग्री का स्ट्रक्चर बता रहा है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। और पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो पक्का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ये पता चल रहा है यहाँ पर। यानी C2H5O- भी होता तो भी एलिमिनेशन होगा 3 डिग्री में, तो खासकर 2 डिग्री में भी। 1 डिग्री में एक बार को बाद में देखते हैं क्या होगा। फिलहाल 3 डिग्री, 2 डिग्री, C2 और इतने बड़े न्यूक्लियोफाइल में तो
1 डिग्री में भी एलिमिनेशन होगा। यानी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मतलब एक तरीके से समझ लीजिए एल्कोहलिक KOH है वो, यानी ब्यूटेनॉल प्लस KOH को मिलाया गया है। सोच के ध्यान से देखिए, KOH को पानी में ना मिला के KOH को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में मिलाया है, तो जो बन के तैयार हुआ है वो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हुआ है। तो चलिए देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइनली वो कह रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहीं से क्वेश्चन ब्रेक होगा। सबसे पहले हम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखने में बड़ा है। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया हमारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और ये किसी एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से ऑब्टेन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन निकिल। तो इसका मतलब एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बन रही हैं। Those two possibilities are, one is this and the other is this. और ये दोनों एल्कीन्स मिल रहे हैं एक कंपाउंड के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, यानी हमने डाला टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये हो गया। देखिए चेक करिए, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से मिल रहा है, इसका मतलब समझ गए बच्चों। तो इसका मतलब ये क्या है, एक वहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है उस स्ट्रक्चर में, यानी कि एक बार यहाँ क्लोरीन होगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, एक बार यहाँ है मान ले तो यहाँ से, तो इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पर वो एक ही बात है, सिमेट्रिकल है। कहने का मतलब हो गया, चेक करके देखते हैं थोड़ा, जब स्ट्रक्चर बनेगा जब ये आप समझ पाएंगे। तो ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड हो गया। चेक करिए, एक बार यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल H यहाँ से लेगा, KCl यहाँ से, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, सही है। एक बार ये वाला टर्शरी ब्यूटॉक्साइड H यहाँ से लेगा, KCl यहाँ से लेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये मेजर ये माइनर, दो एल्कीन्स वो कह रहा था, तो ये दो एल्कीन्स बन गए मेरे, और हाइड्रोजनेशन पे इसके वो कंपाउंड मिल गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन उतार दिया मैंने आपके लिए 14th E का, यानी एंट्रेंस वीडियो ऑफ एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक एल्कोहल है, इसका हमने डिहाइड्रेशन करा है, मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स मिले हैं, कितने मिलेंगे वो भी देखते हैं। उसके बाद ब्रोमीन CCl4 डाला है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, ये हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं बोर्ड पर। तो इसको सही से लिख लेते हैं, CH3 CH2 CHOH CH3। तो हमने इसका डिहाइड्रेशन करा, मैकेनिज्म से करें या बिना उसके करें सेम ही बात है।
यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। अब मेजर के लिए तो एच आयन यहां से निकलेगा आपका, माइनर के लिए यहां से निकलेगा। तो कितनी एल्कीन्स मिली चेक करते हैं पहले। प्लस तो बताइए कितनी एल्कीन्स हो गई। ये हो गई टोटल 3 एल्कीन्स। कोई सर 2 दिखाई दे रही हैं, 2 तो ये हैं और 1 ये, यानी सिस और ट्रांस इसमें बन जाएगा कि इसमें सिस और ट्रांस, सिस प्लस ट्रांस। और ये वाले कोने में डबल बॉन्ड है, ना तो ई एंड जेड कहलाएगी ना सिस एंड ट्रांस। तो 2 + 1 यानी मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। F कंटेन्स 3 एल्कीन्स। अब इन एल्कीन्स में ब्रोमीन लिक्विड डाल के देखते हैं क्या होता है, कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है। बोर्ड पर देखिए, तो मैं सही से बना के और सही से दिखा रहा हूं आपको चेक करा के। तो देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो गई सिस। अब सिस में ब्रोमीन लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, ब्रोमीन लिक्विड भी लिख सकते हैं और ब्रोमीन CCl4 भी, वो एक ही बात होती है। तो जब सिस एल्कीन्स में हम ब्रोमीन लिक्विड डालते हैं ना, तो एनेंशियोमेरिक मिक्सचर मिलता है, ध्यान रखिएगा। और ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी होता है, आप जानते हैं। कहने का मतलब जिस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है उस कंपाउंड में अगर हम ब्रोमीन लिक्विड डालें तो ब्रोमीन लिक्विड का जो कलर है, देखो बच्चों बाहर तो नहीं चला गया बोर्ड से, तो ब्रोमीन लिक्विड का जो कलर है वो डिकलराइज हो जाएगा। अगर कंपाउंड में सैचुरेशन है तो ब्रोमीन लिक्विड का कलर डिकलराइज नहीं होगा। तो 2 प्रोडक्ट तो ही मिल गए। अब हम देखते हैं कि ट्रांस में क्या होता है। तो सिस के केस में 2 मिल गए। अब ट्रांस में देखते हैं ट्रांस कैसी हो गई। देखिए पहले ये उतार लो, कभी कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को। सिस का केस उतार लीजिए पहले, ठीक है। यहीं पे मैं ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूं, ये हो गया हमारा ट्रांस। अब ट्रांस में ब्रोमीन लिक्विड डलता है तो क्या होता है समझिएगा, ये बनेगी मीजोमेरिक फॉर्म। चेक करिए, यानी ऑप्टिकल तो है लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब याद रखने का क्या तरीका है समझिए। ऐसे मान लीजिए TBM रूल है, TBM। TBM मतलब
ट्रांस में अगर हम ब्रोमीन डालेंगे तो मीजोमेरिक फॉर्म बनेगी, मीजो फॉर्म। तो एक ये कंपाउंड हो गया। टोटल कितने हो गए? 2 तो वो थे और एक ये हो गया, टोटल हो गए 3। TBM रूल समझ गए? ट्रांस में ब्रोमीन लिक्विड डालने पर मीजोमेरिक फॉर्म बनेगी। एक बात और समझिएगा, जो एल्कीन्स की सिस और ट्रांस होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी सेम शो करती हैं, केमिकल भी फिजिकल भी, मोस्ट ऑफ देम। खाली एक ब्रोमीन लिक्विड की अलग है और एक बेयर्स रिएजेंट की प्रॉपर्टी 2 अलग होती है मान के चलिए, बाकी सब में तो सेम ही मान लो एकदम। ओजोनोलिसिस, हाइड्रोजन निकेल, कुछ भी करोगे सेम। डाइपोल मूवमेंट सिस का ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का मैं लिख देता हूँ चलिए। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? सिस का। कारण ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? ट्रांस का सिस से। रीज़न बेटर फिटेड विद ईच अदर, उसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग कर लेते हैं अच्छी सॉलिड फॉर्म में। तो डाइपोल मूवमेंट सिस का ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा, डाइपोल मूवमेंट सिस का ज़्यादा। अब मैं आपको बता रहा था 1% एल्कलाइन KMnO4 में इसका उल्टा होगा। उल्टे का मतलब समझना, यानी कि ट्रांस में ब्रोमीन में मीजोमेरिक मिलता है, तो उस केस में ट्रांस में 1% एल्कलाइन KMnO4 डालने पर इनेंशियोमेरिक मिक्सचर मिलेगा। बोर्ड पे करके भी दिखा देता हूं मैं। 1% एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट। ये भी टेस्ट है अनसैचुरेशन का। इसमें क्या मिलेगा आपकी बार देखिए, चेक करते रहना। यहां OH आ गया और दूसरा OH यहां पे आएगा। अब की बार इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ये कितने कंपाउंड मिले? 2। एक ये और एक इसका इनेंशियोमर, वो बना लेना आप लोग। नहीं बना पा रहे तो मैं बना देता हूं चलिए। तो देखिए फिलहाल ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, कभी आप इसे क्वेश्चन का पार्ट समझ लें। तो फिलहाल अभी तक हमारे कितने आए थे बताएं? टोटल 3 हो चुके थे। ट्रांस में ब्रोमीन डालने पर मीजोमेरिक फॉर्म 1, सिस में ब्रोमीन लिक्विड डालने पर इनेंशियोमेरिक मिक्सचर 2। टोटल हो गए हमारे कितने? 3। अब एक एल्कीन और रह गई है, देखते हैं उससे कितने मिलते हैं। एक एल्कीन और रह गई है हमारी, हम देखते हैं उससे कितने मिलते हैं बच्चों। चेक करिएगा, वो एल्कीन है हमारी 1-ब्यूटीन। ब्रोमीन CCl4 चेक करो, CH3 CH2 CHBr CH2Br। अब ये कितने कंपाउंड मिले बताओ? आप कहोगे 1, मैं कहूँगा 2।
तो 2 ही सही है। कारण ये रहा, देखो एक चाइरल सेंटर, तो ये वाला मिलेगा और एक इसका इनेंशियोमर मिलेगा। तो इनेंशियोमर हो गया इसका, यानी कितने आंसर्स हो गए, देखो टोटल आंसर हो गए 5। टोटल 5 आइसोमर्स हो गए बच्चों, यानी 2, 2 और 1। तो उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पर से, उसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पर चेक करिएगा। फर्स्ट कंपाउंड है साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमाइड। सही से बना लिया करिए, साइक्लिक कंपाउंड्स को ना साइक्लिक में ना छोड़ा करें। ऐसे लिख लो, ज़्यादा साफ साफ दिखाई देगा। मैग्नीशियम ईथर से क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चेक करिएगा। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिटाल्डिहाइड CH3CHO से रिएक्शन करेगा और बी कंपाउंड बनेगा आपका फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। क्या बताइए, ये बन गया आपका CH2 CH CH2 CH2 CHOH। देखिए बाहर तो नहीं निकल गया, लग रहा है निकल गया। तो ये एक अल्कोहल मिल गया, चेक करिए जरा। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, सिंपल रिएक्शन है एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और ये आप चेक कर लीजिए, पहले हो चुका है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहली वीडियोस में। अब खेल इसके बाद समझते हैं। मेन एंट्रेंस में एक ही स्टेप होता है जो ज़्यादातर वो लोग हार्ड देते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HBr है ये, और आप देख रहे हैं कि अगर सिंपल एल्कोहल होता 1 डिग्री या 2 डिग्री भी सिंपल होता, चलिए, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे देखिए CHOH है, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप आया हुआ है, स्टीयरिक हिंड्रेंस आ रही है सिस्टम में। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो SN1 से जाएगी। देखते हैं, 2 डिग्री ब्रांचिंग ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, और ब्रांचिंग भी काफ़ी बड़ी है। तो इसको समझते हैं। ये आ गया, OH2 फर्स्ट स्टेप समझिए, ध्यान से समझना। अब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, चेक करिएगा। अब आपने देखा इसके बाद जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है
उसके बराबर में एक साइक्लिक कंपाउंड है। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड 4 कार्बन का होगा तो ऑब्वियसली बात है रिंग एक्सपेंशन होगा, 5 का होता है तो भी होगा, 3 का होता है तो भी होगा, लेकिन हाँ 6 का ऑलरेडी है तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। 6 या 6 से ज़्यादा पे रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है बेयर-स्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सेल्फ स्टेबल होते हैं वो, यहाँ लेकिन रिंग एक्सपेंशन होगा, समझते हैं। तो देखिएगा रिंग एक्सपेंशन समझ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड तो हट करके यहाँ आ जाएगा और ये प्लस चार्ज इस पे, चेक करिएगा रिंग एक्सपेंशन। देखिए प्लस चार्ज तो आ गया यहाँ पर, यहाँ तक चेक करिए सब बच्चे। रिंग एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं। अब ब्रोमाइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले आप देखें स्टेबिलिटी और बढ़ रही है, हाइड्राइड शिफ्ट होकर ये वाले हाइड्रोजन को, हाइड्राइड को हम शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर। प्लस चार्ज यहां पे शिफ्ट हो रहा है, चेक करिएगा। तो यानी क्या बना आप देखिए, CH2 CH, फिर यहां पे भी 2 हो गया, नीचे भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इस जगह पर क्या आ गया समझिएगा C, और इस C पर कैसा चार्ज है प्लस, और एक क्या लगा हुआ है यहाँ पर CH3, चेक करिए। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, उतार लिया। चलिए तो यहाँ पर पहुँच गए हैं, चेक करें सब बच्चे, रीअरेंजमेंट हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट। अब ब्रोमाइड आयन आया, तो आंसर क्या आया आप चेक करिए, CH2 यहाँ पर भी CH2 यहाँ पर C पर Br और CH3। 1 ब्रोमो, इसका क्या नाम होगा बोल के देखिए, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। द फाइनल आंसर इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। मैकेनिज्म रहा SN1, रिंग एक्सपेंशन आ गया। रिंग एक्सपेंशन समझ गए ना, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे लगा दिया ऐसे, और ये प्लस जहाँ से वो बॉन्ड हटा है वहाँ चला गया। उसके बाद 2 डिग्री का बना था कार्बोकैटायन, रीअरेंज हो गया, फिर वो 3 डिग्री में बदल गया। फिर ब्रोमाइड आयन आ गया। एल्कोहल की रिएक्शन अगर सिंपल एल्कोहल होता 1 डिग्री तो HBr शो करता SN2, सिंपल 2 डिग्री होता विदाउट ब्रांचिंग SN2, 3 डिग्री में SN1, और 2 डिग्री विद ब्रांचिंग काफ़ी बड़ी है साइक्लोब्यूटाइल। इवन 1 डिग्री में भी अगर होगा तो भी SN1 हो जाएगा। ऐसा मत समझिए जैसे मान लीजिए कि बेंजाइल एल्कोहल है, अब बेंजाइल एल्कोहल से अगर मैं HBr की रिएक्शन करूं तो SN1 से होगी, कारण काफ़ी बल्की ग्रुप है, फॉलो होगा SN1।
चेक करिएगा सब बच्चे, यानी कार्बोकैटायन बनेगा फिर उसके बाद वो आगे जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चन आए तो एंट्रेंस में हुए हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। तो पहला कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, डीएमएफ सॉल्वेंट होता है। तो डीएमएफ सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट जो है वो बहुत अच्छा होता है। अब NaCN मतलब साइनाइड आयन अटैक कर रहा है, ये वाला हेलोजन और ये वाला हेलोजन, तो ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये sp3 से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खाली वहीं होगा जहाँ पे हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा। यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? CH2CN, ये चेक करिएगा। अब सिल्वर पाउडर की रिएक्शन करके बता रहा हूं, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसमें क्लोरोफॉर्म में, दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐसे रख दिया आमने सामने। चेक करिएगा, दोनों मॉलिक्यूल्स को आमने सामने रख दिया 6 Ag। क्या आंसर आया बताएं? इथाइन आ गया, इथाइन, एसिटिलीन। ऊपर वाले केस में अब आप कर ही लेंगे 2 ब्यूटाइन, सेम है बिल्कुल। 2 ब्यूटाइन आंसर आ गया। चेक कर लो सब बच्चे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, इस लेक्चर को। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल एंड एल्कोहल शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।